हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 14 अगस्त 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लिया करिए, डेली के डेली। और पिछले सप्ताह में जो करंट अफेयर नहीं आ पाए थे, उन सब के करंट अफेयर के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, टेलीग्राम पर भी, एग्जाम इंजन पर भी। तो आप उनको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4,000 करोड़ की परियोजनाएं कौन से राज्य से लॉन्च करी गई हैं, और इस पैसे की मदद से रेल कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाएगा और साथ में नए नए रोड प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया है। कहां पर? एमपी में किया गया। अब ये जो 4,000 करोड़ रुपए की धनराशि है, इसमें 1582 करोड़ रुपए जो हैं, ये रोड के लिए आवंटित किए गए हैं। नए रोड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे और प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी एमपी से लेकर आसपास के जो राज्य हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ से कनेक्टिविटी देने के लिए इस पैसे का आवंटन किया गया है। और इसके अलावा ट्रेन के पर्पज से 2,500 करोड़ रुपए लॉन्च किए गए हैं। तो करीब करीब आप देख सकते हो 4,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बुद्धिस्ट स्तूप है, सांची के स्तूप जिनको बोला जाता है, वहां तक की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी ट्रेन और रोड के थ्रू हो पाए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर चंदेरी की साड़ीज काफी फेमस है। जी हाँ, जो महिलाएं पहनती हैं साड़ी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो दरअसल एक अच्छा खासा वहां पर एमएसएमई का प्लेटफॉर्म है, जिनके द्वारा चंदेरी साड़ी बनाई जाती हैं। तो इसको भी एक्सप्लोर किया जाएगा और आगे आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इसको भी हम बाहर के क्षेत्रों में बेच पाएंगे। और एमपी में इस टाइम पे बीजेपी सरकार ही चल रही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और एमपी के गवर्नर हैं मांगू भाई पटेल। कौन है मांगू भाई पटेल? ये कौन सी जगह हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में लॉन्च किए गए हैं? तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि देश भर में रेलवे स्टेशंस में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। फिलहाल इसके पायलट प्रोजेक्ट के लिए पूरे देश के 50 रेलवे स्टेशंस की सूची तैयार करी गई है। तो फर्स्ट फेज में इसको ट्राई करके देखा जाएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो भारत भर के 50 रेलवे स्टेशन के अंदर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इनका मेन उद्देश्य ये है कि यात्रियों को कम से कम पैसे में क्वालिटी बेस्ड मेडिसिन मिले। ठीक है। और इसमें ऐसी ही मेडिसिन का यूज किया जाएगा जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। और अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं, तो आने वाले टाइम में हर एक रेलवे स्टेशन के अंदर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए रेलवे डिवीजन से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जो लोग भी आगे चलकर अगर अप्लाई करना चाहते हैं कि उनका भी किसी रेलवे स्टेशन में जन औषधि केंद्र हो, क्योंकि इसके थ्रू एक अच्छी खासी कमाई भी होगी और जाहिर सी बात है हर एक तक क्वालिटी बेस्ड मेडिसिन तो पहुंचेंगी ही पहुंचेंगी। तो इसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और साथ में टेंडर लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में कितने बिल विधेयक अभी पेश किए गए हैं? तो अमित शाह ने टोटल 3 विधेयक अभी प्रस्तुत किए हैं लोकसभा के अंदर। अब इनके बारे में ध्यान से समझिएगा कौन कौन से बिल विधेयक है। देखिए, पहले चलता था इंडियन पीनल कोड, जिसको आईपीसी बोलते हैं। कई बार मैं आपको पॉलिटी में इसके बारे में बताता भी हूँ। तो आईपीसी का जो कानून है, ये 1860 में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, तब से ये अभी तक चल रहा है। इसके अलावा जिसको बोलते हैं सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 1898 में आया था, तब से ये अभी तक चल रहा है। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन एविडेंस एक्ट। ये आया था 1972 में। अब आप खुद सोचो, आईपीसी की धाराएं जिनके तहत लोगों को सजाएं सुनाती हैं कोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसके तहत सबूत कलेक्ट किए जाते हैं, ये कानून बहुत पुराने हो चुके हैं। अब इनमें संशोधन की जरूरत है। एक टाइम के बाद हर एक चीज में संशोधन की जरूरत होती है, अपने आप को अपडेट करने की जरूरत होती है। आज हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष से भी ज्यादा हो चुका है। तो इस टाइम पर इन कानूनों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कानून है, ये उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के द्वारा जब भारतीयों को गुलाम बनाकर रखा गया था, तो एक तरीके से हमारे लिए बनाए गए थे। तो अब इसमें संशोधन किए जाएंगे। अब इनके नए नाम क्या होंगे समझ लीजिए।
जो आईपीसी 1860 का ये जो कानून है, इसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता बिल रखा जाएगा। अब ये जो सीपीसी है, इसको भी नए नाम से लॉन्च किया गया है। इसका नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका नाम होगा भारतीय साक्ष्य बिल। क्या नाम है? भारतीय साक्ष्य बिल। साक्ष्य का मतलब एविडेंस ही होता है, या जिसको आप सबूत बोल सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक सीआरपीसी के अंदर 533 धाराओं का उल्लेख किया जाता था। तो अब इसको घटाकर करीब करीब 356 सेक्शंस के तहत लाया जाएगा। मतलब कई सारे ऐसे अननेसेसरी कानून, उनको हटा दिया जाएगा और ये धाराएं 533 से घटाकर 356 हो जाएंगी। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना रहा हूँ। अगले 1 से 2 दिन के अंदर आपको प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप सारी चीजें समझ पाओगे कि है क्या पूरा मामला ये कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कोलैबोरेशन कर लिया है, मतलब एक दूसरे के साथ ये मिल गए हैं और इनके साथ मिलने पर इन्होंने नई वैन्स लॉन्च करी हुई। ये जो आपको वैन दिखाई दे रही है ना, और इनका नाम रखा है निवेशक सारथी वैन। दिल्ली एनसीआर के लिए इन वैनों को लॉन्च किया गया है। तो दरअसल इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी एंड कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर ये नई वैन योजना शुरू करी है। दिल्ली एनसीआर के अंदर पिछले टाइम में बहुत सारे निवेश से जुड़े हुए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। मतलब कि लोगों को झूठा छलावा देकर, लालच देकर उनसे निवेश करा लिया जाता है। आपको बोला जाएगा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो। आपको जानकारी नहीं है, आप इन्वेस्ट कर देते हो और एक सर्टेन टाइम के बाद पता लगता है कि आपकी मूल धनराशि भी आपको नहीं मिलती। प्रॉफिट तो छोड़ दीजिए, कहीं की बात ही नहीं रही। तो दरअसल बाजार में इस तरीके की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ गई हैं जो कि स्पूफिंग का काम कर रही हैं, जो कि बनावटी कंपनीज हैं केवल। तो उनसे बचने के लिए ये जो वैन्स हैं, इनमें एलईडी स्क्रीन्स लगी होंगी और ये दिल्ली एनसीआर के अंदर के क्षेत्रों में घूम घूम के लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने का काम करेंगे। ये कितने जिले हैं भारत के जहां पर अभी मेगा ऑयल पाल्म प्लांटेशन ड्राइव केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ध्यान रखना है आपको, पूरे भारत भर में अगर बात करें तो 11 राज्यों, 11 स्टेट्स के अंदर ये प्लांटेशन ड्राइव चलाई जा रही है। और 11 राज्यों में 49 जिले में ये ड्राइव पाल्म ऑयल को लेकर करी जा रही है किसानों के थ्रू। अब देखिए, ये जो ड्राइव है इसका मेन उद्देश्य ये है कि किसानों को समझाया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि आप पाल्म के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं। पाल्म से हमें पाल्म ऑयल मिलता है। आज की डेट में आपके किचन में पाल्म ऑयल ही यूज किया जाता है खाने के लिए, खाने के व्यंजनों को बनाने के लिए। तो इसकी खपत बहुत ज्यादा है और बहुत सारा पाल्म ऑयल तो हमें दूसरे देशों से भी मंगाना पड़ जाता है। तो ऐसे में जब हम हमारे ही देश में पाल्म प्लांटेशन ड्राइव करेंगे, पौधे लगाएंगे, तो हमारे ही देश के अंदर जो एमएसएमईज हैं, वो इससे पाल्म ऑयल भी बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम अपनी भरपाई तो कर ही पाएंगे, दूसरे देशों को भी हम ये ऑयल बेच पाएंगे। भारत सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है कि 2026 तक पूरे भारत भर में 6.5 लाख हेक्टेयर में पाल्म ऑयल की खेती होनी चाहिए। फिलहाल इस ड्राइव के थ्रू 2023 में 3500 हेक्टेयर टारगेट किया जा रहा है। 3500 हेक्टेयर में ये पौधे लगाए जाएंगे। टोटल 7000 किसानों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत भारतीय सेना ने अभी हाल ही में एक पेटेंट सुरक्षित किया है? पेटेंट का मतलब ये है कि जब आप कोई नई चीज डिस्कवर करते हो या आप मान लो नई चीज इन्वेंट करते हो, आप बनाते हो, तो जाहिर सी बात है आप उस पर अपनी पेटेंट कॉपी चाहते हो। मतलब कहने का आप उस पर अपना अधिकार चाहते हो। जैसे कि मान लीजिए आप कोई किताब लिखते हो, तो किताब का आप कॉपीराइट भी लेते हो ना, कि आपकी किताब की कोई पायरेसी ना कर दे, कोई उसे अपने नाम से ना बेचने लगे। उसी तरीके से इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में एक नई तकनीक बनाई है और ये तकनीक रोड सेफ्टी से बेसिस है। ये एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम बनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और इसको भारतीय सेना के अंदर कर्नल कुलदीप यादव हैं जिनके द्वारा बनाया गया है और इनकी टीम भी थी इसमें साथ में। तो ये जो एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और इसको अभी हाल ही में कठोर परिस्थितियों में काफी अच्छे तरीके से टेस्ट किया गया और सारे जितनी भी चुनौतियां थी सब पर यह खरा उतरा है। इसको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर बसों में भी टेस्ट किया गया है कि अगर ड्राइवर की जैसे ही नींद लगने लगेगी तो तुरंत यह अलार्म बजा देगा, बजर बजाकर ड्राइवर को तुरंत अलर्ट ये करने लगेगा। साथ में आने वाले टाइम में इसका यूज
गाड़ियों में भी हो सकता है। और जब से ऐसे अभी हाल ही में कॉपीराइट मिल गया है, तो अगले 20 साल तक सेना के पास इसका कॉपीराइट रहेगा। यह कौन सा राज्य है जहां पर भारत की पहली एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में पहली बार एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पूरा का पूरा लॉन्च किया गया है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जहां पर कृषि को लेकर आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों, दूसरी संस्थाओं को भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा जो कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। अब इसका सीधा सा फायदा देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, चाइना की किसी एजेंसी ने या यूनिवर्सिटी ने फसलों के अंदर एक नई बीमारी खोजी है, मान लीजिए कि पौधों को एक नई डिसीज ये लग रही है। तो वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट तुरंत इस फ्रेमवर्क पर आ पाएगी। या मान लीजिए कि तेलंगाना के अंदर किसी पौधे में एक नया कीड़ा देखा गया जो कि फसलों को खाने वाला कीड़ा है। अब इसको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये जो कीड़ा है ये बेनिफिशियल है या फिर हार्म करेगा हमारी फसल को। अब ऐसे में क्या है, मान लीजिए यही सेम सिम्टम पंजाब में पिछले साल देखे गए थे। तो पंजाब की जो संस्थाएं हैं वो तुरंत यहाँ पर डेटा शेयर करेंगी। क्लियर है? तो हमारे किसानों के लिए एक तरीके से बैकबोन का काम करेगा ये फ्रेमवर्क। तेलंगाना में मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। भारतीय हॉकी टीम ने, ये कौन सी टीम है जिसको परास्त करके एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का फिनाले अपने नाम कर लिया है? तो भारत के ये सारे शेर, हॉकी शेर, इन्होंने इस बार मलेशिया को फाइनल में हराया और मलेशिया को 4-3 से शिकस्त दी है। और इस बार का जो फाइनल है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, ये चेन्नई में खेला गया है। और चेन्नई में कहाँ पर ये खेला गया था? राधा कृष्णन स्टेडियम में। बाय द वे आपको बता दूं, आज तक एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में ये भारत की चौथी ट्रॉफी थी। और भारत नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा बार इस ट्रॉफी को जीतने वाला देश है भारत। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान ने आज तक ये ट्रॉफी 3 बार जीती हुई है। वैसे दुनिया में 2 ही देश हॉकी के हैं जो कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बेहतर देश है वो है भारत और पाकिस्तान। अभी ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट और साथ में बिरकोना प्रीति लता की जो स्क्रीनिंग है, इनको कहाँ पर लगाया गया प्रदर्शनी के तौर पर? तो इसको लगाया गया बांग्लादेश के अंदर ढाका में। अब समझिए ग्लोरी ऑफ इंडियन आर्ट का मतलब क्या है। देखिए ये एक प्रदर्शनी लगाई गई है जहां पर भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, हम लोग पिछले 1 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। तो बांग्लादेश इसमें हमारा साथ दे रहा है और बांग्लादेश के अंदर इस नई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इसमें भारत से जुड़ी हुई सांस्कृतिक चीजों को प्रदर्शित किया गया है। अब सवाल उठता है, बिरकोना प्रीति लता की स्क्रीनिंग क्या है? दरअसल ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका नाम था प्रीति लता वादेदार। तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है बिरकोना प्रीति लता। तो इस फिल्म को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इन्होंने निडर होकर औपनिवेशिक उत्पीड़न से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और ये जो सारी एग्जीबिशन है, ये ढाका यूनिवर्सिटी में लॉन्च करी गई है हिस्ट्री एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा। बाकी अगर बात करें बांग्लादेश में, तो यहाँ पर शेख हसीना की सरकार है। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। और बाकी बांग्लादेश में राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? साहबुद्दीन चुप्पू। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? यह वर्ष 12 अगस्त को, परसों के दिन मनाया गया। इस दिवस को मनाने का पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा युवा है वो हर तरीके से अवेयर रहे, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए बात हो, चाहे वो एक्टिविटीज में हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, हर तरीके से। क्योंकि किसी भी देश में बात करें तो यूथ ही उसकी बैकबोन होता है। हर एक देश का फ्यूचर वहाँ के युवा पर ही निर्भर करता है, जिसके लिए इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस बार 2023 की इसमें थीम रही ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल। ये कौन है जिनको RICS अवार्ड्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो RICS अवार्ड इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं सुभाष रुनवाला। और सुभाष रुनवाल जो हैं, ये कौन है आपको बताऊं? ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हैं और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है रुनवाल ग्रुप। और ये रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट जानते हैं ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। तो दरअसल बिजनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से।
और ये जो इवेंट हुआ, ये नई दिल्ली में द ललित होटल में हुआ। और यहाँ पर नितिन गडकरी के द्वारा यह सम्मान इनको दिया गया है। और इस टाइम अगर बात करी जाए सुभाष रनवाल, इनकी नेटवर्थ कितनी है? तो 140 करोड़ इनकी नेटवर्थ है। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? तो ये है गुजरात के मुख्यमंत्री, माफी चाहता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा गांधी को एक ट्रिब्यूट दिया गया है उनके नाम पर स्मार्टफोन योजना शुरू करके। अब समझिए ये योजना है क्या। पहली चीज तो ये है कि इस योजना के अंतर्गत मुफ्त में मोबाइल फोन दिए जाएंगे राजस्थान सरकार की तरफ से। अब ये किनको मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये महिलाओं के लिए हैं, सिर्फ सिर्फ महिलाओं को मिलेंगे। पूरे राजस्थान के अंदर 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। मतलब आप ये समझ लो 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं सरकार से मोबाइल फोन लेंगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने 6,800 रुपए देने का वादा किया है। और पूरे राजस्थान के अंदर 400 से ज्यादा जगहों पर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। और वहां पर महिलाओं की डिटेल लेकर उनके अकाउंट में डायरेक्ट 6,800 रुपए भेजे जाएंगे। आप 6800 रुपए तक का कोई भी स्मार्टफोन ले सकते हो। और अगले 3 वर्ष तक उसमें फ्री इंटरनेट डेटा भी दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में टारगेट किया जा रहा है ऐसी छात्राएं जो कि क्लास 9th से लेकर 12th में पढ़ती हैं, उनको पढ़ाई के लिए ये फोन दिया जाए। फर्स्ट फेज में टारगेट करी जा रही हैं। उसके बाद सेकंड फेज में जो विडो हैं या फिर सिंगल हैं और या फिर ऐसी महिलाएं जिनके ऊपर उनके पूरे घर का कार्यभार है, तो इस तरीके की महिलाओं को सेकंड फेज में टारगेट किया जाएगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं सेल्फ रूल मूवमेंट कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आधुनिक भारत आपको, तब मैं आपको बताता हूँ। बस इतना ही हिंट दे सकता हूँ। बाकी कल के वीडियो में बताऊंगा मैं इसके बारे में डिटेल में। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आंसर अगर आपको पता है तो। और आज रात 12 बजे से, क्योंकि 15 अगस्त है और हमारा एक सबसे बड़ा त्योहार है, ये हमारे देश का, हमारे संविधान का त्योहार है। क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से 250 वर्षों के बाद। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक बार फिर से एग्जाम इंजन में आपके लिए 50% का डिस्काउंट आ रहा है। केवल एक दिन के लिए डिस्काउंट है। और हाँ, एक चीज़ और, ये वाला जो बैच, जो मैंने नया बैच स्टार्ट किया था, इसके रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे। तो आप सबके मुझे मेल प्रॉपर मिल रहे हैं, आपके मैसेज भी मिल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप बोल रहे हो कि इसको खोला जाए। तो इसी उपलक्ष्य में मैं 24 घंटे के लिए इसका रजिस्ट्रेशन खोल रहा हूँ। तो आप ऐसे स्टूडेंट इस बार बिल्कुल भी मत मौका छोड़िएगा। जो भी एडमिशन नहीं ले पाए थे वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री की केवल 6 क्लासेस ही यहाँ पर हुई हैं। बिल्कुल फ्रेश और न्यू बैच है आपके लिए। 2024 के सभी एग्जाम्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ। साथ में 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको वैसे ही कम फी है और भी बिल्कुल सस्ते में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। साथ में अच्छा मौका है, आप 2 3 या जितने भी बैचेस लेने के लिए एनरोल करना चाह रहे थे खुद को, आप अगले 24 घंटे में कर लीजिएगा। तो आज रात 12 बजे से लेकर 15 अगस्त लगते ही, 15 अगस्त की रात 11:59 तक आप एग्जाम इंजन में कोई भी बैच अवेल कर सकते हो 50% डिस्काउंट पे। अगले माह ऐसे स्टूडेंट जो कि एमटीएस देने जा रहे हैं, आपके पास भी ऑप्शन अवेलेबल है। सारे रिकॉर्डेड बैच हैं। आप कंप्लीट बैच भी ले सकते हो सारे जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।